नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी की एजुकेशन के बारे में कि वहाँ क्या सिस्टम है। यदि आप एमबीबीएस यानी कि मेडिसिन की पढ़ाई यदि जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, यदि आप भारतीय छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा वो आइए अपन जानते हैं कि कैसे क्या सिस्टम रहता है यदि आप मेडिकल की पढ़ाई जर्मनी से करना चाहते हो और आप इंडियन सिटीजन हो तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जर्मनी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितनी जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कितने फंड हमें शो करने हैं और कितने पैसों का इंतजाम रखना है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगी जो बैचलर स्टडीज़ में जर्मनी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सिर्फ बैचलर। ठीक है, तो लगभग प्रोसेस सेम ही है, एक आध सिस्टम अलग आएगा वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, बाकी प्रोसेस लगभग जर्मनी में यही रहेगा। तो स्पेशली ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो डिजाइन किया है। तो आज का अपना टॉपिक है एमबीबीएस इन जर्मनी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। यदि आप भारतीय छात्र हैं और जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हो तो उनको क्या क्या सिस्टम अपनाना पड़ेगा। वैसे तो जर्मनी में एमबीबीएस की पढ़ाई है जो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और जर्मन मीडियम में पढ़ाई करते हो तो पूरी फ्री है, कोई आपको एक पैसा नहीं देना, सिर्फ आपको रहने खाने और इंश्योरेंस और फ्लैट का पैसा लगेगा। लेकिन वो भी कितना लगेगा वो भी अपन इस वीडियो में जानते हैं। तो सारे जानेंगे कि टेस्ट एएस क्या होता है, टेस्ट डीएफ क्या होता है, एपीएस क्या होता है और दाद जो होता है उनका गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। और लास्ट में मैं आपको जर्मनी का कोई जीके का इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा कि वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं अपन कि क्या सिस्टम है। मेडिसिन यानी एमबीबीएस इन जर्मनी इज टॉट ओनली इन जर्मन। ठीक है, जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो एमबीबीएस की पढ़ाई जाती है आपको वो पूरी जर्मन मीडियम में पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश का ए फॉर एप्पल भी नहीं आएगा उसमें। सो स्टूडेंट्स मस्ट फर्स्ट अचीव द रिक्वायर्ड जर्मन लैंग्वेज लेवल। तो ये सलाह दी जाती है स्टूडेंट को कि सबसे पहले वो इंडिया में अपना जर्मन लैंग्वेज का जो स्तर है उसको पूरा कर ले, उसी के बाद जर्मनी का सोचे। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है एमबीबीएस का वो 6 साल का है। यहाँ पे आपको स्टूडियो कॉलेज करना पड़ेगा, एम कोर्स वाला, इसमें भी ब्रांचेज है अलग अलग। ठीक है, तो 1 साल का ये होगा। और जर्मन लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट होगी आपकी वो होगी दोस्तों C1। जर्मन लैंग्वेज के स्तर में बता देता हूँ आपको मोटा मोटी, A1, फिर A2, फिर B1, फिर B2, फिर C1 और फिर C2। तो ये यहाँ तक आपको कंप्लीट करनी है। ये दोनों बेसिक होते हैं, ये थोड़ा हाई आता है, ये उससे ज़्यादा हाई आता है, ये उससे ज़्यादा हाई आता है और ये सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो C1 तक आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी है। ये क्या सिस्टम है इसका भी मैं आगे आपको सिस्टम समझाता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं एक एक बारी बारी से अपन आगे। सबसे पहले आप जान लो कि 18 नवंबर सन 2021 को एक गजट पारित हुआ था एनएमसी का। इस पर मैंने फुल वीडियो भी बना रखी है, वो जाके आप देख सकते हो। यहाँ मैं छोटा सा आपको एक डेमो बता देता हूँ कि आप जिस देश में, अगर आप 18 नवंबर सन 2021 के बाद एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं विदेश में, तो आपको जो पढ़ाई पढ़नी है वहाँ पे वो पढ़नी है आपको ये रहा 3rd नंबर 4 पॉइंट का कि रिसीव अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़नी है तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। तो जैसे अगर आप जर्मनी से जर्मन मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी, ये मैं पहले बता दूं। यदि आपका जर्मनी में ही सेटल होने का इरादा है या स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, जहाँ जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है, तो वहाँ आप इसको डिग्री को काम में ले सकते हैं। वैसे भी वहाँ पैसा बहुत है इस फील्ड में, तो इंडिया ना भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में डिग्री वैलिड नहीं होगी 18 नवंबर सन 2021 के बाद आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस पर पूरी वीडियो चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। अब देखते हैं अपन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए दोस्तों जर्मनी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा अचंभा होगा कि आपको मैथमेटिक्स में भी आपका हाथ टाइट नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स में भी आप एकदम शानदार होने चाहिए। ठीक है, आपका 12th में जो स्कोर होगा क्लास में वो 90% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, और जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए अप टू C1 लेवल, इतना तो चाहिए। C2 कर लिया तो आप बहुत महान है, बाकी C1 तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बारी बारी से। जहाँ पे भी आपको डाउट हो कमेंट करते रहना ताकि मैं उसको कर दूँ। अब जो जर्मन लैंग्वेज C1 चाहिए
उसके लिए लोग क्या करते हैं, गोइथे का एग्ज़ाम देते हैं, टेल का देते हैं, यूएसडी देते हैं, एग्ज़ाम वगैरह वगैरह देते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुन लो, जो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं जर्मनी में, या फिर कोई बैचलर डिग्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यदि आपका प्रोग्राम इंग्लिश टॉट प्रोग्राम नहीं है, फुल जर्मन मीडियम प्रोग्राम है, तो आपको ये वाला टेस्ट देना पड़ेगा, गोइथे का टेस्ट DAF। ये क्या होता है इसके बारे में बता दूं। यदि आप देखो, आप वहाँ बातचीत करोगे नहीं जर्मन में, मतलब इसके लिए तो जा नहीं रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, तो ये वाला टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट DAF। तो इसका क्या है, टेस्ट DAF इज ए लैंग्वेज टेस्ट एंड एन एडवांस लेवल, इट कवर्स लेवल B2 to C1 ऑफ द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज CFR। लैंग्वेज सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन टू जर्मन यूनिवर्सिटीज। यदि आपको जर्मन मीडियम में पढ़ाई करनी है बैचलर डिग्री, तो आपको ये वाला टेस्ट देना पड़ेगा गोइथे का, तभी वो वैलिड होगा। और इसमें B2 लेवल और C1 दोनों कवर होता है, यानी कि ये बहुत आसान नहीं कह सकते इसको। जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहा होगा वो मेरी बात से रिलेट कर रहा होगा। रिसर्च वर्क यदि आपको जर्मनी में करना है, जैसे PhD का प्रोग्राम कुछ करना है, तब भी आपको ये वाला टेस्ट देके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई सारी जर्मन में होगी। इंक्लूड B2 एंड C1। ठीक है, पहली बात तो ये वाला लैंग्वेज प्रोग्राम आपको कंप्लीट करना है जर्मनी में MBBS या बैचलर डिग्री का सोचने से पहले ये चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। ओके, अब बारी बारी से आते हैं आगे की साइड। उसके बाद आपको क्लियर करना है बैचलर डिग्री वालों को अपीयर फॉर टेस्ट AS एग्जाम। अब ये क्या भला है, इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। ये टेस्ट भी पास करना है, वरना आपका यूनिवर्सिटी या स्टूडियो कोलिंगन प्रोग्राम में भी एडमिशन नहीं होगा। टेस्ट AS देना है। ये क्या है, टेस्ट फॉर एकेडमिक स्टडीज़, कि आपने अब तक जो पढ़ाई करी है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उनको क्या पता आप कोरोना के विद्यार्थी है, 2020-2021 के 90% सबके हैं, तो सब इंटेलिजेंट ही है, सबको एडमिशन दे देंगे, फिर वहाँ जाके पोल खुल जाएगी। इसीलिए ये टेस्ट AS रखा हुआ है उन्होंने। तो ये तो देना ही पड़ेगा कि आपने क्या बोर्ड में पढ़ा है, हम नहीं मानते उसको, हमें आप टेस्ट देके दिखा दो। यदि आप हमारा टेस्ट पास कर लेते हो तो यूनिवर्सिटी में आपका वेलकम है। तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं इस टेस्ट को देने के। एडवांटेज ऑफ टेस्ट AS फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन, इम्प्रूव प्रोस्पेक्ट ऑफ एडमिशन, यानी कि अ गुड टेस्ट रिजल्ट कैन स्ट्रेंथ योर एप्लीकेशन और इवन बी अ प्री रिक्वेस्ट। आपकी एप्लीकेशन को सबसे पहले रिसीव किया जाएगा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में आसानी रहेगी। कंपेरेबिलिटी ऑफ क्वालिफिकेशन, द टेस्ट AS हेल्प टू बेटर कैटेगरीज एंड इवेल्युएट योर फॉरेन क्वालिफिकेशन। अभी समझाया मैंने कि आपकी जो फॉरेन क्वालिफिकेशन होगी उसको इवेल्युएट करेगा। ठीक है, टू टेस्ट लैंग्वेज, 2 भाषाओं में टेस्ट होता है। आप या तो जर्मन में दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो। ठीक है, 2 भाषा में, तो अपने को इंग्लिश में देना है। ये अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में ये अवेलेबल है। टेस्ट AS के सेंटर आप कहीं भी दे सकते हो। तो क्या क्या प्रिपेयर कर लिया अपन ने, सबसे पहले कर लिया अपन ने जर्मन लैंग्वेज C1 तक कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि आप जर्मन मीडियम में पढ़ोगे, और टेस्ट AS आपको कर लिया। उसके बाद हमने पास कर लिया टेस्ट AS, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं, कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका भी देख लो टेस्ट AS में क्या क्या होता है सिस्टम, ये किस किस को देना होता है। यदि आप जर्मनी में ह्यूमैनिटीज, कल्चर स्टडीज एंड सोशल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टेस्ट AS देना जरूरी है। दूसरी चीज़, यदि इंजीनियरिंग से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, तब भी आपको देना है। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को भी देना है, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनको भी देना है। ठीक है, इन डिजिटल टेस्ट AS द फॉलोइंग सब्जेक्ट मॉड्यूल आल्सो अवेलेबल। आपको लाइफ साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिसिन की, तो अपना तो टॉपिक था मेडिसिन, तो उनको भी ये देना है। और यदि आप इंजीनियरिंग बैचलर जाते हैं उनको भी देना है। अभी तक तो सारे बैचलर्स जितने भी है उन्हीं का सिस्टम भी वही है जो MBBS का है। तो दोनों के काम की वीडियो है। उसके बाद हमें कराना है, ये काम होने के बाद में आपका जर्मन का लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, और उसके बाद आपका टेस्ट AS का सर्टिफिकेट हाथ में आ गया। अब करना है अपने को APS। अब APS क्या है, एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर है एक दिल्ली में। ये आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा दोस्तों। उनको क्या पता कि आपकी मार्कशीट फर्जी है, असली है, पासपोर्ट असली है या नकली है। तो वो जर्मन एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। जब आपके पास में अब कैसे वेरीफाई करेगा, यदि आप 12वीं पास है, सबका प्रोसेस इसमें अलग अलग है। जिसने 12वीं पास कर रखी है उसका APS का सिस्टम अलग है, जिसने IIT का JEE एडवांस क्लियर कर रखा है उसका अलग प्रोसेस है, जिसने बैचलर डिग्री इंडिया में कर रखी है उसका अलग प्रोसेस है,
जिसने मास्टर डिग्री इंडिया में कर रखी उसका अलग प्रोसेस है। तो अपन देख रहे हैं सिर्फ 12वीं पास वाले बच्चों का कि 12th पास बच्चों के लिए APS कैसे होगा। ठीक है, तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एकेडमिक एवेल्यूएशन सेंटर एम्बेसी ऑफ जर्मनी से अटेस्टेड कराने के लिए। सबसे पहले आपको पहला टॉपिक देखोगे, प्रिंटेड एंड डुली साइन एप्लीकेशन फॉर्म विद पासपोर्ट साइज फोटो नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स। 6 मंथ से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। कॉपी ऑफ APS फीस ट्रांसफर रिसिप्ट, जो आप उनके कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में पैसे डालोगे उसकी रिसीट की कॉपी भी यहाँ पे लगानी है आपको। आधार कार्ड की कॉपी विद मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। पासपोर्ट कॉपी की फर्स्ट एंड लास्ट पे जिस पे नाम होता है एड्रेस उसकी कॉपी, जेरोक्स कॉपी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्री यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम इफ एप्लीकेबल, अगर आपका है तो वो भी लगाना पड़ेगा। फिर देखो ये आ गया 8वां पॉइंट, टेस्ट एस रिजल्ट कोर एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, कॉपी ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ साइन स्टूडेंट अथोराइजेशन लेटर जर्मन और इन इंग्लिश। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एकेडमिक एवेल्यूएशन सेंटर में भेजने होंगे। इसकी फीस है दोस्तों 18,000 रुपये। ठीक है, ये आपको भेजने पड़ेंगे, वहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होके आएंगे। फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई या स्टूडियो कोलिंगन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उनको क्या पता आपके डॉक्यूमेंट असली है या नकली है। कभी भी आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ करके चलें। फिर खुलेगा अपना ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, ब्लॉक अकाउंट क्या होता है? ये होता है कि आप जर्मनी में बैचलर की पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपको वहाँ सैलरी तो मिलेगी नहीं पढ़ने के लिए, पार्ट टाइम जॉब को वो जॉब नहीं मानते, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जॉब करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो लगभग अभी जो चल रहा है 11,904 यूरो का ब्लॉक अकाउंट चल रहा है। ठीक है, 2025 में ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। तो यूरो में बात करें तो 11,904 यूरो का आपका एक ब्लॉक अकाउंट खुलेगा। ये लगभग आज की अगर अपन बात करें तो 13 लाख लगभग 10,000 रुपये समथिंग ये बन रहा है। यूरो का भाव चेंज होता रहता है तो थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। 13 लाख रुपए का अकाउंट खुलेगा एक। ये पैसा आपको वहाँ धीरे धीरे 12 महीने की किस्तों में ही आपको रिटर्न हो जाएगा जब आप जर्मनी में जाके रेजिडेंस प्रूफ लेके और जर्मन बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, करंट बैंक अकाउंट, उसमें ये आपको आता रहेगा। तो ये किस लिए है कि आप उनके गले ना पड़े। आप वहाँ पढ़ने गए, आपके पास पैसे ही नहीं है खाने पीने के लिए, तो फिर क्या होगा? पढ़ाई तो फ्री होगी। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट है। द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर अ जर्मन ब्लॉक अकाउंट व्हेन अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीजा इन 2025 इज 11,904 यूरो। दिस इंश्योर सफिशिएंट फंड फॉर लिविंग एक्सपेंसेज इन जर्मनी विद अ मंथली विड्रॉल लिमिट सेट एट 992 यूरो। 992 यानी 992 यूरो आपको पर मंथ मिलते जाएंगे। ठीक है, आप ही का पैसा आपको मिलता जाएगा, आप खर्च करो या ना करो वो आपका पैसा है। ये चीज़ होगी। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। अब समझाता हूँ मैं आपको। दोस्तों अपनी क्या है, इंडिया की एजुकेशन है 12 साल की, ठीक है, लेकिन वो जर्मनी की स्कूल एजुकेशन से मैच नहीं करती है। इस मैच नहीं करने के लिए जो गैप होता है, उस गैप को भरने के लिए ये प्रोग्राम है स्टूडियो। एक मिनट में बता देता हूँ आपको। हाँ, स्टूडियो कोलिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये जर्मन वर्ड है, हो सकता है मेरा उच्चारण गलत हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रिपरेटरी प्रोग्राम बोलते हैं कि आप पहले ये प्रोग्राम करिए फिर हम आपको बैचलर में एडमिशन देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये लगभग 1 साल का होता है ना। इसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी कंडक्ट करती है, वो फ्री होता है आपका। और प्राइवेट में आप पढ़ोगे तो उसकी दोस्तों आपको फीस लग सकती है, 5,000 यूरो भी लग जाए, 10 भी लग जाए, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये है प्रिपरेटरी कोर्स। अब मेडिकल की आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको कौन सा वाला करना पड़ेगा? एम कोर्स। ठीक है, ये रहा फॉर स्टडीज एज यूनिवर्सिटीज। एम कोर्स तो करना पड़ेगा आपको फॉर मेडिकल, बायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कोर्स के लिए। डब्ल्यू वाला कोर्स करना पड़ेगा आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड सोशल साइंस कोर्स ऑफ स्टडी। जी कोर्स वाला स्टूडियो कोलिंगन प्रोग्राम आपको प्रिपरेटरी कोर्स 1 साल का करना पड़ेगा फॉर ह्यूमैनिटीज और जर्मन स्टडीज प्रोग्राम। और टी कोर्स करना पड़ेगा आपको मैथमेटिक एंड साइंटिफिक फॉर टेक्निकल कोर्सेज ऑफ स्टडी। एस कोर्स करना पड़ेगा आपको फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम। ये होता है स्टूडियो कोलिंग प्रोग्राम में भी अलग अलग पार्ट कि आपको कौन सा वाला चूज करना है। एम कोर्स स्टूडियो कोलिंग इज अ 1 ईयर प्रिपरेटरी कोर्स इन जर्मनी फॉर इंडियन स्टूडेंट
who want to study MBBS medicine there. Indian class 12th education is not equal to German Abitur, so most Indian students must do Studio Kollingen before entering a medical university. ठीक है, ये 1 साल का प्रिपरेटरी आपको कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, और ये हर बैचलर स्टूडेंट को करना है। अब मैं बताता हूँ, यदि आपने इंडिया में बैचलर स्टडी की हुई है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप मास्टर डिग्री वहाँ से करें जर्मनी से, तो फिर आपको ये प्रोग्राम नहीं करना है, क्योंकि आपकी बैचलर डिग्री इंडिया में हो चुकी है। यदि आपकी, दूसरा केस देखते हैं, यदि आपकी बैचलर डिग्री इंडिया में हो चुकी है, मान लीजिए आपने बीटेक कर ली, अब आपका फिर अंदर से अंतरात्मा कहती है कि मैं एक बार और बीटेक जर्मनी से कर लूँ, तब भी आपको ये कोर्स नहीं करना है। ठीक है, यदि आपने इंडिया से बैचलर डिग्री करी हुई है और दोबारा बैचलर करना चाहते हैं जर्मनी में, तो ये प्रोग्राम नहीं करना है। यदि आपने, दूसरा केस, बैचलर डिग्री इंडिया में की हुई है और आप मास्टर डिग्री जर्मनी से करना चाहते हो, तब भी ये प्रोग्राम नहीं करना है। ये प्रोग्राम किनको करना है कि जिनकी सिर्फ 12वीं पास है, 12th पास है, उन बच्चों को करना है। तीसरा और केस समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 1 साल की A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी, बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी से, इंडिया से 1 साल की बीटेक कर रखी है, और अब आप 1 साल की कर ली आपने, और आप चाहते हो कि मैं अब दोबारा से बीटेक स्टार्ट करूं जर्मनी में, तो आपका 1 साल का इंडिया में बीटेक हो गया, लेकिन उस बीटेक के सब्जेक्ट जर्मनी की बीटेक से मैच होने चाहिए, तो फिर भी आपको ये नहीं करना है, आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी टेस्ट तो हर बैचलर डिग्री वाले को देना है लगभग। तो ये प्रोग्राम हो गया, इसका खर्चा मैंने बता दिया, 1 साल आप और रुकोगे, सारी चीज़ें। अब एम कोर्स में क्या क्या सिस्टम होता है, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, स्पेशली मेडिकल वालों के लिए। तो इसका क्या मतलब है, वाई एम कोर्स इज नीडेड टू मेक इंडियन 12th क्लास इक्वल टू जर्मन स्कूल लेवल, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर MBBS इन जर्मन यूनिवर्सिटीज, टू इम्प्रूव जर्मन लैंग्वेज प्लस साइंस सब्जेक्ट। ये आपकी जर्मन लैंग्वेज की स्किल्स को भी डेवलप करेगा, और साइंस के जो सब्जेक्ट पढ़े उनको भी डेवलप करेगा, और आपको इस तरह से बना देगा कि आप जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में स्टडीज कर पाए मेडिकल की। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक इंग्लिश में की थी। अब इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, तो ये कंडक्ट बाय स्टूडियो कोलिंगन, ऐसे नहीं मिल जाता इसमें एडमिशन, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। टेस्ट जर्मन बेसिक साइंस, ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको इस कोर्स में, तो इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिकल लेवल, जर्मन लैंग्वेज। मैंने पहले शुरू में वीडियो चालू करने से बोल दिया था कि आपका मैथमेटिक्स में हाथ टाइट नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, क्योंकि मेडिकल में MBBS की पढ़ाई में दोस्तों फिजिक्स भी आता है, ठीक है, 1 साल तक, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तो वो भी आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ोगे, तो अभी तक जो इंटेस्टाइन, ऑर्गन, सारे जितने भी पढ़े थे आपने, बोन्स वगैरह कुछ भी 12th क्लास तक, तो वो आपने सारे इंग्लिश में पढ़े थे, अब जर्मन में भी आपको वहाँ सिखाए जाएंगे। फिर इसका एक फाइनल एग्जाम होगा FSP 1 साल बाद। तो 1 ईयर स्टूडेंट अपीयर फॉर FSP एग्जाम, पासिंग FSP मेक्स यू एलिजिबल फॉर MBBS इन जर्मनी। ये एग्जाम आपने पास कर लिया इसका एम कोर्स का, तो आप जर्मन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के योग्य है। अब आपको जर्मन यूनिवर्सिटी एंटरटेन करेगी। ठीक है, ये चीज हो गई। हाँ, अब WDMS की साइड पे जाओ तो आपको ये सारी जर्मन यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब हर यूनिवर्सिटी की दोस्तों अलग अलग शर्त होती है, कोई छोटा मोटा एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकते हैं, आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं, और वो आपके स्टूडियो कोलिंगन में आपने कैसा परफॉर्म किया, आपको कैसी जर्मन आती है, 12th में कितने मार्क्स है, उस आधार पे यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन लेगी। तो अभी तक जो अपन ने जानी थी इतनी सारी कथा, इसका सार ये था कि यदि किसी भी यूनिवर्सिटी में इनमें से एडमिशन लेना है तो पहले आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी, जब जाके अपन यूनिवर्सिटी का मुंह देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है। कोई आपको अगर बोल रहा है कि मुझे 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, जर्मन लैंग्वेज में सिखा दूंगा और मैं आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगा और सारा कुछ मैं कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी होती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद एडमिशन होगा। यदि आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, FSP एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो इनमें तो आप खुद ही एडमिशन ले लोगे, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इतने जर्मन लैंग्वेज आपको आ जाएगी और फिर बहुत आसान पड़ जाता है। लेकिन C1 सीखना बहुत टफ है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि नामुमकिन है। जिसको लगता है कि मैं C1 टेस्ट DF क्लियर कर लूँगा, ठीक है, वो आराम से स्टूडियो कोलिंगन प्रोग्राम भी फोड़ के रख देगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जिसने वो
पार कर लिया पड़ाव, लंबी खाए 20 फुट की तो 5 फुट की खाए तो वो कर ही लेगा। और स्टूडियो कॉलिंगन में कोई आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ सिखाया ही जाएगा। वो कर लिया तो मान लो आप बैचलर डिग्री को फोड़ के रख दोगे, क्योंकि आपकी जर्मन इतनी इंप्रूव हो जाएगी, आप जर्मनी में जाके जर्मन लैंग्वेज सीखोगे और मेडिकल लैंग्वेज सिखाई जाएगी और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जर्मन में पढ़ाई जाएगी धड़ाधड़। आसान नहीं स्टूडियो कॉलिंग, लेकिन उनके लिए कि अगर C1 पास कर लिया तो फिर तो आसान ही मेरे को लगता है उसके लिए, ये चीज़ है। तो अगर कोई क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। और किसी एजेंट को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं जर्मनी एडमिशन के लिए। पहले जर्मन लैंग्वेज सीख लो, यदि सीख पाते हो तो आगे बढ़ना, नहीं सीख पाते हो तो इतना तो लेवल आप सीख ही जाओगे B1 तक का कि आपको कहीं ज़िंदगी में काम आ ही जाएगा। नुकसान नहीं होगा कि तीसरी भाषा आपको आती है तो हिंदी इंग्लिश के अलावा ये चीज़ हो जाएगी, तो यहीं कहीं पता लग जाएगा आपको। अब थोड़ा सा जर्मनी के बारे में जान लेते हैं कि जर्मनी क्या है। ठीक है, तो ये जर्मनी के कुछ देश है, जिनको पता नहीं है वो देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने बनाया है कि जर्मनी के बारे में थोड़ा जान लो। आप वहाँ पढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो जर्मनी का जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं अपन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ठीक है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी सेंट्रल वेस्ट यूरोप का पार्ट है ये। 3,57,000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका है। 6th लार्जेस्ट इन यूरोप कंट्री, छठा यूरोप का सबसे बड़ा देश है यूरोप में। इसके जो बहुत सी देश है वो है डेनमार्क, कोपेनहेगन, पोलैंड, वार्सो, चेक रिपब्लिक का प्राग, ऑस्ट्रिया वियना, स्विट्जरलैंड बर्न, फ्रांस का पेरिस, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग सिटी, बेल्जियम का ब्रसेल्स और नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। ये इसके कुछ पड़ोसी देश हैं, सारे EU के पार्ट्स है और शेंगन वीजा वाले पार्ट्स है ये। ठीक है, और ये जर्मनी का नक्शा रहा। यहाँ पे जैसे आपका हामबुर्ग हो गया, ब्रेमेन हो गया, इधर पोलैंड आ गया, ये बर्लिन हो गया, ये मार्डेनबुर्ग हो गया, इधर चेक रिपब्लिक आ गया, इधर ऑस्ट्रिया आ गया, इधर ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसका पड़ोसी देश नहीं, बहुत छोटा सा है। ये स्विट्जरलैंड आ गया, इधर फ्रांस आ गया, इधर लग्जमबर्ग आ गया, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये मैं बहुत हल्का हल्का बता रहा हूँ, पूरा चाहिए तो मैं बताता हूँ। जर्मनी के बारे में बता रहा हूँ कि अगर जर्मनी में पढ़ते हो तो क्या क्या और भी बेनिफिट आपको हो सकते हैं। पहली बात तो जर्मनी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ आपका, यूरोपियन यूनियन में पढ़ाई करने का। अब मैं पहले यूरोप महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जैसे आप जॉर्जिया का नाम सुना होगा, यूक्रेन का नाम सुना होगा, रशिया का नाम सुना होगा, कोई और भी, अर्मेनिया की, ये यूरोप महाद्वीप में आते हैं। या सर्बिया हो गया। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में आने का मतलब ये नहीं है कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन जो है उसमें 27 कंट्री है। ठीक है, लिस्ट चाहिए व्हाट्सएप पे मांग लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। यूरोपियन यूनियन में यदि आप पढ़ाई करते हो, दूसरी यूरोपियन यूनियन की कंट्री में आप जॉब के लिए जाते हो, तो आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए देना नहीं पड़ता है जहाँ तक है। ठीक है, उस देश की बस आपको भाषा नहीं चाहिए, तो बहुत सारी शांति रहती है जॉब करने के लिए, ईजिली आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, जर्मनी ने जो ज्वाइन किया था EU 1958 में किया था। और सबसे बड़ा जो पार्ट होगा, जो आपका वीज़ा लगेगा दोस्तों जर्मनी का, वो लगेगा शेंगन वीज़ा, ये वाला शेंगन वीज़ा। इसमें क्या होगा कि जो वीज़ा लगेगा ना आपका, तो 29 यूरोपियन कंट्रीज है जो यूरोपियन कमीशन के शेंगन एरिया में आती है। एक ही वीज़ा से आप 29 कंट्री विजिट कर सकते हो, बार बार आपको अलग वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी पड़ोसी देश बताए थे उनमें तो सारों में आप घूम सकते हो, है क्या। जैसे पॉपुलेशन देखें तो आप 84 मिलियन पॉपुलेशन है इनकी। पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए 233 पॉपुलेशन है, बहुत कम जनसंख्या है इनकी, मतलब खाली खाली सा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके 16 देश है, 16 स्टेट है, फेडरल स्टेट, कैपिटल इनकी बर्लिन है, और इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और खुद की पार्लियामेंट है सारे। बाकी इनका फ्लैग के बारे में आप जानो बिल्कुल कि ये ब्लैक कलर का पट्टी ऊपर रहेगी फ्लैग में, ये मरून रहेगी और ये गोल्डन रहेगी, ये येलो नहीं है। ठीक है, देखें तो ब्लैक डिटर्मिनेशन एंड हार्ड पोस्ट, रेड का जो साइन जाता है, मतलब जो संदेश जाता है, स्ट्रगल, ब्रेव एंड यूनिटी, और गोल्ड का जाता है होप, प्रोस्पेरिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी जर्मन लैंग्वेज है, बाकी इंग्लिश भी लोग बोलते हैं। ये इनका नेशनल सिंबल हो गया ईगल वाला। ठीक है, फेडरल ईगल इनको बोला जाता है। पहले ऐसा हुआ करता था 2 ईगल, बाद में उसको जोड़ के एक कर दिया। ये थोड़ा सा है। यदि आप इनके थोड़ा सा और देखें तो फेडरल ईगल है जो इनका नेशनल एनिमल है। बर्ड नहीं, बर्ड इनका वो इसको एनिमल की कैटेगरी में डाला हुआ है, बर्ड कोई। और इनका जो कॉर्नफ्लोर है
ये इनका नेशनल फ्लावर है, जैसे अपना लोटस है। ओक ट्री है इनका नेशनल ट्री, और इनकी नेशनल करेंसी है यूरो 2002 से, ठीक है, ये यूरो यहाँ पे चलता है। नेशनल एंथम इनका ये रहा, पढ़ लेना आप लोग, ये मैं ऊपर ऊपर का बताया, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली। तो ये था दोस्तों जर्मनी में एमबीबीएस का, और कुछ कुछ अगर समझ में आया हो तो बैचलर डिग्री के लिए भी लगभग यही सिस्टम है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई आशंका शंका है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जर्मनी का एमबीबीएस में एडमिशन लेने, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपके मन में कोई सुझाव है इस वीडियो से संबंधित तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।